हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स अध्याय फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो लगभग 30 से भी अधिक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न इसी ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कराते हैं। देखिए पहला चैप्टर जो है आपका क्या है, आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। तो इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रश्न जो बनता है आपका यह बनता है कि सतत विकास किसे कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से आप अध्ययन करेंगे। देखिए सतत विकास का जो अर्थ होता है ऐसा विकास से है जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके, है ना। सतत विकास जो है वो विकास की वह रणनीति है जो प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी दोनों को क्या कर रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है और जो पर्यावरण है उसको क्षति नहीं पहुंचाना है ना। और वर्तमान में जो हम लोग हैं और जो भावी पीढ़ी है दोनों पीढ़ियों को कल्याणों को अधिकतम बनाती है कौन, सतत विकास। एक वुडलैंड आयोग आया था, उसने भी एक टिप्पणी की थी। वुडलैंड आयोग ने बताया कि जो सतत विकास है के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी के क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरा की जाती है। मतलब जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाला पीढ़ी है, उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया, वन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, ये सबको ध्यान आने वाले भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके ही उपयोग करना है। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये कहता है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आपका दूसरा प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर एक कहता है कि एक अर्थव्यवस्था वो क्या है, वह एक संगठन या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। किसी भी देश का समाज हो या सदस्य हो, वो कौन से क्रिया का संचालन कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया का संचालन कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं इसमें, अर्थव्यवस्था से हमारा मतलब क्या है, उन सभी खेतों, कारखानों, दुकानों, खानों, बैंकों, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गया, है ना, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है जो लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार के लोगों को रोजगार प्रदान करने वाली व्यवस्था है, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका आर्थिक नियोजन। तो इसको कैसे देखेंगे, वो इसका सटीक उत्तर क्या है, कहता है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा क्या करना है, संपूर्ण आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था को एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय लेना ही क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा आर्थिक नियोजन। इसी में एक दूसरा अर्थ भी है और दूसरा अर्थ को भी समझते हैं। दूसरा अर्थ में कहा गया कि आर्थिक जो है प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों को ध्यान कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास ही आर्थिक नियोजन है ना। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन है कि एक निर्धारित एक निश्चित अवधि रखना हमको और उस अवधि के अंदर में क्या करना है, उसको पूरा करना है, वही क्या कहलाएगा आपका, वही कहेगा आपका आर्थिक नियोजन। देखिए एक और उपनिवेश भी आया था एग्जाम में, एक और उपनिवेश को भी समझ लेते हैं। कहता है क्या कि उपनिवेश किसे कहते हैं, क्या उत्तर इसका बाबू, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर क्या करता है, कब्जा कर लेता है और उसका आर्थिक राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है। जो ताकतवर देश हैं जो अपने से कमजोर देश पे क्या करता है, कब्जा करने के बाद उसको आर्थिक और
राजनीतिक शोषण प्रारंभ कर देता है, उसके द्वारा लिए गए, देखिए उसके द्वारा कब्जे में लिए गए देश की ही उपनिवेश कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत भी क्या था, 15 अगस्त 1947 को से पूर्व यानी कि उससे पहले ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो उसने क्या किया था हमारे यहाँ, उसने हमारे यहाँ कहा जाए कि हमारे आर्थिक, हमारे संस्कृति, हमारे संसाधन, इस सब पे वो कब्जा कर रखा था, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। और वो ऐसा, यहाँ पे डबल डबल हो गया, ऐसा ऐसा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ऐसा ऐसा यहाँ पे डबल हो गया है। कहता है कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है, कैसा उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित है या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे बाबू आम से अचार बनाना, जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर की काया की चटनी बनाना, है ना। ये सब क्या है आपका, टमाटर से क्या बन जाएगा, टमाटर की चटनी। अब ये समझ लीजिए टमाटर क्या आपका कृषि का भाग है। या फिर कहता क्या कि चटनी, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सॉस बनाना। यही क्या कहलाएगा आपका, यही जो कहलाएगा आपका, यही जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा कृषि जनित उद्योग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नरेगा। नरेगा एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए नरेगा का पूर्ण रूप आ जाता है, तो पूछता यह है कि नरेगा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका हिंदी का फुल फॉर्म है ना। इसका इंग्लिश में भी लिखा हुआ कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, है ना, गारंटी एक्ट के तहत क्या क्या गया वो शुरू की गई है। इसे संक्षेप में ही नरेगा कहा गया है। ये एक्ट है आपका, है ना। इस एक्ट के तहत एक रोजगार देने की गारंटी दी गई है। इसका संक्षेपण, है ना, संक्षिप्त में उसको बोलते हैं नरेगा। क्या बोलते हैं बाबू, नरेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और प्रश्न है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसको समझिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है ना। कहता यह है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है उसका सटीक उत्तर क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऐसा प्रणाली है जिसके तहत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध हो, ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति, है ना, निर्धारित कैलोरी को प्राप्त कर सके। अगर निर्धारित कैलोरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे हालांकि कुपोषण का शिकार भी हो सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग या व्यवसाय आते हैं जिन पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित किए जाते हैं, है ना। सरकार ही क्या करता है इसका, या तो संचालित करता है या तो नियंत्रित करता है ना। इसके बाद कहता है कि सरकार ही उनका एकमात्र स्वामी, यानी कि सरकार ही उनका एकमात्र क्या है, स्वामी है या प्रमुख अंशधारी है। मतलब उस पे केवल और केवल किसका अधिकार होगा, सरकार का होगा। यह क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया में लोक कल्याण अधिक महत्व देता है। तो ये जो आपका इसमें कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इस पर नियंत्रण सरकार का होता है और इसमें विशेष करके लोक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है बाबू। कहता है कि यह जो है यूएनडीपी के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई वह रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की तुलना लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है ना। मानव विकास रिपोर्ट 2004 के अनुसार भारत का जो स्थान था वो 126वां था।
यानी कि इस बात को समझ लीजिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट जो है उसको तैयार किसके निर्देश में किया गया था, यूएनडीपी जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कहता है कि यूएनडीपी के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा बाबू थे तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत किए थे डॉक्टर महबूब उल हक। याद रखिएगा इस बात को बाबू, डॉक्टर महबूबुल हक कहाँ के थे ये थे आपका पाकिस्तान के, कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, है ना, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो क्यों किया गया था। ठीक, इसका जो उत्तर है वो सटीक उत्तर क्या है इसको देखते हैं। देखिए इसका उत्तर यह है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नीति आयोग तथा विभिन्न राज्यों की सरकारों के मध्य तालमेल स्थापित करने हेतु किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार है ना और राज्य के बीच में तालमेल को स्थापित करना था, बस यही याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। याद, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है बाबू इसका अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसका अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर का है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है कि समावेशी विकास क्या है। देखिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा बाबू, कहता है कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होता जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है। कोई भी वर्ग का होना चाहिए विकास के लाभ से अछूता नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विकास को क्या बोलते हैं, ऐसा ही विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी समाज का वर्ग अछूता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबी को जन्म देता है कैसे। जो गरीबी है वो गरीबी को जन्म देता है कैसे। देखिए कहते कि गरीब, इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, कहता है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनका आय कम होता है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चे का पैदाश अर्थात जन्म अधिक होता है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुचक्र जो है अनावर्त अर्थात लगातार चलता रहता है ना। इसका अर्थ है कि गरीबी जो है गरीबी को जन्म देता है। ठीक है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अगला प्रश्न, वुडलैंड आयोग ने सतत विकास को कैसे परिभाषित किया है। देखिए तो कहते हैं ना बाबू कि सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, टिकाऊ रहे। वुडलैंड आयोग ने सतत विकास को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता, मतलब वुडलैंड आयोग ने क्या परिभाषा दिया है कि विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता उसकी योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। मतलब हमारा जो अभी जरूरत है उसका जो हम पूरा करेंगे, कैसे करेंगे, जो भावी पीढ़ी होगा उसके साथ कोई समझौता नहीं करना होगा, तभी हम उसको पूरा करेंगे। ये वुडलैंड आयोग ने सतत विकास की परिकल्पना को परिभाषित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में मुख्यतः किन वस्तुओं का निर्यात होता था। ये तो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है बाबू। उस समय मुख्यतः जो वस्तुओं का निर्यात होता था वो था नील, मसाले, अफीम और कपास।
ये 4 ऐसे वस्तु थे जो ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा निर्यात किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीति क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले स्थापना आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो कहता यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसका नीति, व्यापारिक नीति क्या रहा था। देखिए उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक नीति थी, भारतीय संसाधनों का दोहन एवं आर्थिक शोषण करना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपका प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नीति रहा था वो कैसा था। वो था भारत के संसाधन का दोहन करना और आर्थिक उसका शोषण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बीमारू राज्यों में भारत के किन प्रांतों को शामिल किया गया है। बीमारू जो राज्य है भारत के किन कौन से राज्य शामिल किया गया है। देखिए बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ये जो आपका देखने को मिलता है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब के सब बीमारू राज्य के श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये पिछड़ा हुआ राज्य के श्रेणी में आता है। इसमें लिखा हुआ भी है कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही का इन्हें इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू आपका, जीवन की भौतिक गुणवत्ता के प्रमुख सूचक कौन कौन से हैं, समझा दे, अर्थात सही से इसका उत्तर दे। देखिए कहता है बाबू कि जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है उसके प्रमुख सूचकांक निम्नलिखित है। पहला यह है प्रत्याशित औसत आयु। क्या है आपका प्रत्याशित औसत आयु। देखिए भारत में जो औसत प्रत्याशित आयु आज भी विकसित देशों की तुलना में क्या है, कम है। कैसे कम है, महिलाओं का जो औसत आयु है मात्र 67.9 वर्ष है, और जबकि पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष का जो औसत आयु है वो 63.9 वर्ष है। जबकि विश्व के विकसित जो देश हैं उसके यहाँ 70 वर्ष का औसत आयु निर्धारित किया गया है। ये पहला कारण है आपका। दूसरा जो आता है वो है आपका शिशु मृत्यु दर। देखिए 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु जो हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। यानी कि प्रति 1000 जो बच्चा जन्म लेता है स्त्रियों के द्वारा, उसके बाद जो 1 साल के अंदर में मृत्यु हो जाती है शिशुओं का, वही कहलाता है आपका शिशु मृत्यु दर। तीसरा जो आपका बिंदु इसमें आता है वह है मौलिक साक्षरता की दर। किसी समाज में 15 वर्ष की कुल जनसंख्या, 15 वर्ष से ऊपर के साक्षर लोगों की संख्या के प्रतिशत को मौलिक साक्षरता दर के रूप में जाना जाता है। यानी कि कोई भी समाज हो इसमें 15 वर्ष की कुल जनसंख्या को शामिल किया गया है ना, यानी कि जो 15 वर्ष के ऊपर की जो साक्षर लोगों की संख्या को भी क्या कहा गया है, मौलिक साक्षरता दर। यानी कि 15 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं अगर वो साक्षर हैं तो उन्हीं को मौलिक साक्षरता दर में शामिल किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई, तो अर्थव्यवस्था एक प्रकार क्या है, तंत्र है, जाल है, संरचना है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, संपादित की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब से ही क्या जुड़ा हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा क्या है बाबू, अथवा गरीबी रेखा क्या है, या फिर कहिए कि गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है, इसका कैलोरी के आधार पर कैसे निर्धारित करते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, देखिए कहता यह है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए न्यूनतम जो कैलोरी की आवश्यकता होती है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन की मात्रा का बाजार मूल्य ही क्या है, गरीबी रेखा है। अब देखिए बाबू इसमें योजना आयोग के अनुसार भी कुछ कहा गया है। कहा गया है योजना आयोग के अनुसार कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 30 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च करने वाला गरीब
नहीं है। यानी कि अगर कोई वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये खर्चा कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में कहा जाए कि आपको 30 रुपये खर्चा कर रहा है, तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। इससे कम खर्चा करने वाले गरीबी रेखा के नीचे अर्थात गरीब है। यानी कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा कर रहा है वो गरीब नहीं है, जो शहर में 30 खर्च कर वो गरीब नहीं है। इससे कम अगर खर्चा करता है वही गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। अब देखिए एक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, इसको देख लीजिए। कहता यह है कि एक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्राय 2 वर्गों में किया जाता है। पहला आपका क्या है, आपका स्वामित्व के आधार पर और दूसरा है व्यवसाय के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक है निजी क्षेत्र और दूसरा है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। जबकि हम व्यवसाय के आधार पर देखें तो इनके प्रमुख कितने क्षेत्र हैं, 3 हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को विवेचना कीजिए। यानी कि अर्थव्यवस्था का जितने भी प्रकार हैं बाबू, जितने भी प्रकार हैं सबकी विवेचना आपको करना है। ठीक है, चलिए तो है ना, अर्थव्यवस्था को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका विकास के आधार पर, है ना। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। पहला विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें आपका दूसरा बिंदु देखें तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये भी ध्यान में रखेंगे बाबू कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रूस में देखने को मिल जाएगा और मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको भारत में दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास का वह रूप है जिसमें संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का क्या होता है, अधिकार होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है बाबू। ठीक है, जिसमें आपको कहता क्या है कि इसमें यह कहा गया है कि जो संपत्ति एवं उत्पादन का जो अधिकार होगा वो निजी संस्था के हाथ में होगा या किसी व्यक्ति के हाथ में होगा। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो केवल लाभ के लिए चलाई जाती है। ठीक है, जबकि जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का प्रबंधन सरकार करेगी, है ना, सरकार के हाथों में होता है। यह सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से चला जाता है। ये भी याद रखना, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था वो केवल और केवल लाभ के दृष्टिकोण से होता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो कल्याण के उद्देश्य से चलाया जाता है। 24वां प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, उदाहरण दें। देखिए वो अर्थव्यवस्था जो है ना, उत्पादन के लिए निम्नलिखित 5 साधन इसमें बताया गया आपको। सबसे पहले आपके पास भूमि होना चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी होना चाहिए, संगठन और साहस। सबसे बड़ी बात साहस, इसी को उद्यमी बोला गया है, याद रखिएगा, इसी को क्या बोला गया है, उद्यमी। ये 5 अगर साधन है तभी आप अर्थव्यवस्था में क्या कर पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है बाबू, इसको समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक बार का नई अर्थव्यवस्था है ना। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन राज्य अथवा सरकार के अधीन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और बताया गया है कि जो राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण जरूर होता है। इस व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है, जो कि आपको पहले ही बताए थे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि यानी कि वरन लोक कल्याण, बहुत जरूरी बात है कि लोक कल्याण होता है, यानी कि लोक कल्याण के लिए किया जाता है।
है ना। इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। 26 आपका देखिए, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। देखो वो आधारिक संरचना का अर्थ उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के क्या कर सके, देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हो। इसके अंतर्गत क्या आता है बाबू, बिजली आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। इस सब के सब क्या आपके हैं, आधारिक संरचना है, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न में क्या कहा गया है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। अभी आप आधारभूत संरचना देखें, अब आप लोग पढ़ेंगे आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है। देखिए आधारभूत संरचना वह आर्थिक अर्थव्यवस्था की संरचना की कड़ी होती है, यानी कि खड़ी नहीं, कड़ी, कड़ी भी होता है, एक कड़ी होगा, इसको लिख लीजिएगा, कड़ी, है ना, कड़ी होती है। यह अर्थव्यवस्था का नींव है। कौन, आधारभूत संरचना ही क्या है आपका, अर्थव्यवस्था का नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूरसंचार की सुविधा के बिना आधुनिक समय में, है ना, उत्पादन बढ़ाने और यह जीवन स्तर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। यानी कि आधुनिक समय में अगर आपको बिजली न मिले, सड़क की सुविधा ना हो, पानी का उपलब्धता ना हो, परिवहन ना हो, दूरसंचार ना हो, तो आप कहा जाए कि अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। ये होना बहुत जरूरी है, तभी क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से सहायक है ये चीजें। देखिए अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। देखिए वो आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, इसको समझते हैं। आर्थिक विकास दो शब्दों से बना है, आर्थिक तथा विकास। इसके अंतर्गत सभी मानवीय, पूंजीगत तथा प्राकृतिक एवं तकनीकी संसाधनों का विकास शामिल किया गया है। और क्या है इसमें, 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न यह है आपका, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। जो भी घटक है उसको समझना है। देखिए इसका उत्तर नीचे दिया गया है। कहते हैं कि प्रत्येक देश का आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित होता है, जैसे जनसंख्या की मात्रा। अगर जनसंख्या की मात्रा बढ़ जाएगा तो आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा, अवरोधन उत्पन्न हो जाएगा। पूंजी का निर्माण, पैसा नहीं होगा तो भी विकास नहीं होगा। तकनीकी विकास इत्यादि, ये सब ऐसे हैं जो आर्थिक विकास को क्या करते हैं, नीचे लेके चल जाते हैं। इन्हीं घटकों को आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अथवा आधार कहा जाता है। ये अगर नहीं होंगे तो आर्थिक विकास संभव किसी भी देश के लिए नहीं है। 30वां प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं कि आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारक, करने वाले घटक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से घटक है। देखिए आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले दो घटक है। पहला आपका आर्थिक घटक है ना, पहला क्या आपका आर्थिक घटक, जैसे कि संसाधन, श्रम शक्ति। तो दूसरा क्या आपका, दूसरा जो है आपका देखिए डबल डबल हो गया ये आपका, दूसरा है अनार्थिक घटक, जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, है ना। ये दो ऐसे घटक है जिसके वजह से आर्थिक विकास का निर्धारण करने वाले घटक कहा जाता है। आर्थिक विकास की क्रिया किसे कहते हैं, इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि व्यापार, व्यापार से आय की प्राप्ति होगा, उद्योग से आय की प्राप्ति होगी, चिकित्सा से आय की प्राप्ति होगा। जो भी हम क्रियाएं करेंगे वही क्या कराएगा, आपका आर्थिक क्रिया कहलाएगा। 32 नंबर का प्रश्न को देखिए। देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। ये आपको समझना पड़ेगा कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। देखिए भारत में आर्थिक नियोजन के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, है ना। देखिए 15 मार्च 1950 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री से क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का क्या कारण है, उपाय बता दीजिए। देखिए इनके निम्नलिखित उपाय है। कैसे उपाय, जनसंख्या पे नियंत्रण कर लीजिए, शिक्षा का प्रसार कर दीजिए, बाढ़ पर नियंत्रण कर लीजिए और उद्योग का विकास कर लीजिए। अगर इतना कर पाते हैं तो बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा।
देखिए एक और प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के लिए 4 कारण बताइए। तो अभी आपको बताया बिहार के पिछड़ने का क्या कारण है बाबू? अशिक्षा है, जनसंख्या है, तकनीकी का अभाव है, पूंजी नहीं हमारे पास है, आधारिक संरचना का अभाव है। ठीक है, 35 नंबर को आप देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए अर्थव्यवस्था को स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास में हो? निजी व्यक्ति के पास में होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसा है आपका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करा दिया जाएगा। इसके लिए अगर आपको चाहिए कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हम डिस्कशन करें तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको इससे थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आपको समय समय पे हमारा चैनल का जो वीडियो है वो आपको समय पे उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।